हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू ऑल? गुड, परफेक्ट। चलिए, मैं भी एकदम ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। और बताओ क्या चल रहा है? सही चल रहा है सब? स्कूल वगैरह लाइफ कैसी चल रही है? स्कूल कौन कौन जा रहा है? कौन कौन छुट्टियाँ, किस किस की छुट्टियाँ हो गई हैं? और कौन कौन बंक पे जा रहा है आजकल? चलो दोस्तों, स्टार्ट करें फिर आज का लेक्चर। क्या बोलते हो? रिवाइज किया था जो किया है लास्ट क्लास में? नहीं सर, रिवाइज तो हमने किया नहीं, वो तो हम करते ही नहीं, वो तो आपका काम है रिवाइज करवाना। तो सही बात है। हमने लास्ट क्लास में क्या क्या देखा था? हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। फटाफट से मैं आपको रिफ्रेश करवा देता हूँ, उसके बाद हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट्स में हम देखते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या क्या देखा। एक हमने किए थे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, हमने क्या किया था? एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसमें हमने दोस्तों क्या क्या देखा था? इसमें हमने देखा था एक रिलायबिलिटी, एक था रेलेवेंस, एक था अंडरस्टैंडेबिलिटी, और एक क्या था? कंपैरेबिलिटी। रिलायबिलिटी में मैंने आपको क्या बताया था कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए। जी सर, यही बताया था। रेलेवेंस में क्या बताया था? जो इन्फॉर्मेशन है वो रेलिवेंट होनी चाहिए मेरे लिए। हमने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा भी करी थी। सो आई डोंट थिंक कि अब हमें इस पर ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी इस पर काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है ना? इस पर हम ऑलरेडी काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, तो मैं फटाफट आपको एक ब्रशअप करवा रहा हूँ आपके माइंड को, सो दैट ये चीज़ें आपके दिमाग में फिर से आ जाए कि रिलायबिलिटी में क्या होता है कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है हमारी वो रिलायबल होनी चाहिए। जी सर, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए। अगर रिलायबल होगी तो और वो साथ ही साथ मेरे लिए क्या होनी चाहिए? रेलेवेंट होनी चाहिए। ठीक है ना? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मेरे लिए रेलेवेंट होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि काम की होनी चाहिए वो। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, नहीं, वो काम की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए मेरे लिए, वो रेलेवेंट होनी चाहिए। ठीक है जी। अंडरस्टैंडेबिलिटी, समझने योग्य होनी चाहिए। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो समझने योग्य होनी चाहिए। ठीक है जी सर। कंपैरेबिलिटी क्या होता है कि उसको मैं कंपेयर कर सकूं। कंपैरेबिलिटी बोले तो मैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कंपेयर कर सकूं, वैसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कंपेयर किसको? एक पीरियड को दूसरे पीरियड के साथ में उसको कंपेयर कर सकूं, वो मेरी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है ना? सो 4 पॉइंट हमने किए थे, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपैरेबिलिटी। ये मैं उसको एक पीरियड को दूसरे पीरियड के साथ कंपेयर कर सकूं, तो ये मेरा क्या हो गया? कंपैरेबिलिटी हो गया। ठीक है जी, ठीक है सर। हमने कुछ यूजर्स देखे थे। यूजर्स, कुछ इंटरनल यूजर्स होते हैं, कुछ इंटरनल यूजर्स होते हैं, और कुछ एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। ठीक है जी, कुछ इंटरनल यूजर्स होते हैं और कुछ एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। जैसे कि ये इंटरनल में क्या क्या आता है? इंटरनल में एम्प्लॉइज, वर्कर्स, मैनेजमेंट और ऑनर्स, ये इंटरनल यूजर्स हैं हमारे। और दोस्तों एक्सटर्नल यूजर्स में क्या क्या आता है? एक्सटर्नल यूजर्स में बैंक हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, जिसको हम सप्लायर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट हो गई, ये हमारे कौन है? एक्सटर्नल यूजर्स हैं। कंज्यूमर्स हो गए, पब्लिक होगी। सो दीज आर ऑल दी एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है जी सर, हमने ये भी डिस्कस किया था। और अकाउंटिंग के बारे में हमने देखा था कि क्या क्या उसके एडवांटेजेस है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या लिमिटेशंस है अकाउंटिंग की। लिमिटेशन भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में, बहुत अच्छे से हमने डिटेल में डिस्कस किया था। सो अब मेरे हिसाब से हमें उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। क्या क्या पॉइंट्स है लिमिटेशन के, फटाफट आप मेरे को बताओ अब। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, फटाफट बताओ क्या क्या पॉइंट्स है। पहला था अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग जो है वो फुली एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है जी सर।
दूसरा अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू। बैलेंस शीट में जो एसेट है वो हमें ये नहीं बताता कि उसको बेच के हमें कितना मिल जाएगा उसको, क्योंकि हम उसको रेगुलर बेसिस पे सोल्ड आउट नहीं करते, बेचते हम नहीं है। थर्ड था अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अकाउंटिंग इग्नोर्स दी क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अकाउंटिंग जो है, जो आपके क्वालिटेटिव एलिमेंट्स है उसको इग्नोर करता है, ठीक है ना। तो सर कंसीडर किसको करता है मेरे दोस्त? कंसीडर करता है वो मॉनेटरी एलिमेंट्स को। जो एलिमेंट्स मॉनेटरी फॉर्म में होंगे खाली उसी को कंसीडर करेगा। जो नॉन मॉनेटरी होते हैं, जो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, उसको वो कंसीडर नहीं करता, ठीक है जी सर, ठीक है। अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग इग्नोर कर रहा है किसको? प्राइस लेवल चेंजेस को, उसके इफेक्ट को अकाउंटिंग इग्नोर करता है, ठीक है ना। अकाउंटिंग जो है इग्नोर करके चलता है। मतलब अकाउंटिंग क्या बोलता है कि जो भी मैंने एसेट लिया उसको मैं अपनी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही दिखाऊंगा, ठीक है ना। जो भी मैंने एसेट खरीदा है उसको मैं अपनी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाऊंगा, जितने में मैंने परचेज किया। उसके जो प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं बाद में अगर उसके प्राइस में कोई भी चेंजेस आते हैं तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, उसको हम इग्नोर करेंगे। क्योंकि हमें क्या कंसीडर करना होता है? उसकी जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है मेरे को उसको कंसीडर करना होता है, ठीक है, ठीक है सर। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग मतलब जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एग्जांपल दिया था, 5 करोड़ की जगह अगर मैंने 100 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दिया तो क्या कर दिया मैंने? विंडो ड्रेसिंग कर दिया, मैंने प्रॉफिट ज्यादा दिखा दिया। सो दैट मैं धोखाधड़ी कर रहा हूँ। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को मैं चेंज कर रहा हूँ, इस तरीके से चेंज कर रहा हूँ कि सामने वाला उसको देख के कंपनी के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट कर सके। भाई वो अकाउंटिंग को इस तरीके से चेंज कर रहा हूँ मैं कि कंपनी का फायदा हो। ऑल्दो वो करेक्ट नहीं है, ऑल्दो जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ वो करेक्ट नहीं है, बट मुझे चेंजेस इस तरीके से करने हैं कि वो इस तरीके से दिखे, इस तरीके से प्रेजेंट हो कि उससे कंपनी का फायदा हो। तो वो गलत चीज है ना, वो तो गलत चीज है। मेरे को विंडो ड्रेसिंग नहीं करनी चाहिए। जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है, मेरे को वही शो करनी चाहिए। बट इसमें मैं क्या करता हूँ, गलत चीजें आ जाती है। विंडो ड्रेसिंग बोले तो आप जो चीज एक्चुअली में नहीं है बट आप एक्चुअली में वो दिखा रहे हो कि वो चीज है, ठीक है ना। आप दिखा कुछ रहे हो, एक्चुअली में है कुछ और, तो दैट इज क्या है आपका विंडो ड्रेसिंग। इस पे भी हमने काफी सारी चर्चा करी थी। तो दोस्तों ये थे हमारे लिमिटेशंस के 5 पॉइंट थे। होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा और आप लोगों को ये सब चीजें याद भी हो गई होंगी। सो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अब हम, ये जो था हमारा रिवीजन पार्ट। अब आता है दोस्त हमारे पास एक डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम। दोस्तों डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? अब है नया सब्जेक्ट लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि स्कूल में तो मैम ने तो कुछ ना कुछ तो बताया होगा ना इसके बारे में। मैम ने कुछ ना कुछ तो बताया होगा इसके बारे में कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। देखते हैं किसको पता है किसको नहीं पता। बताओ बताओ। पता है किसी को डबल एंट्री सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम चलो देखते हैं। देखो किसी भी ट्रांजैक्शन के ना 2 इफेक्ट होते हैं, ध्यान से समझना। डबल एंट्री सिस्टम कुछ भी नहीं है। किसी भी ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। आपको पता होगा कि एक चीज होती है डेबिट और एक चीज होती है क्रेडिट। अकाउंटिंग में 2 चीजें होती हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट, ठीक है। एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट में ही पूरी अकाउंटिंग घूमती रहती है, ठीक है। सो किसी भी ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है।
तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है, डबल एंट्री सिस्टम। इसको क्या बोला जाता है, इसलिए डबल एंट्री सिस्टम। किस लिए बोला जाता है सर, मेरे भाई, मेरे दोस्त और मेरे दोस्तों की दोस्तनियों और मेरे भाइयों की बहनों की डबल एंट्री सिस्टम को डेबिट और क्रेडिट इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि किसी भी ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। जैसे कि सर अब मैंने माल खरीदा, अगर अब मैंने कोई माल खरीदा, अगर मैंने माल खरीदा तो मेरी जेब से मेरे पास माल आ जाएगा। लेट्स से मेरे पास स्टॉक आ गया, और मेरी पॉकेट से पर क्या चला जाएगा, मेरी पॉकेट से क्या चला जाएगा, मेरी पॉकेट से मेरे दोस्त पैसे चले जाएंगे, कैश चला जाएगा। बट ऑब्वियस सी बात है ना, अगर मैंने गुड्स खरीदे, अगर मैंने गुड्स परचेज किए हैं कितने के, वर्थ रुपीज 1 लाख। गुड्स परचेज किए मैंने वर्थ रुपीज 1 लाख। थोड़ा इसको मैं बड़ा लिखता हूँ, मैंने गुड्स परचेज करे हैं वर्थ रुपीज 1 लाख। गुड्स मैंने परचेज करे हैं वर्थ रुपीज 1 लाख, ठीक है जी। इतने के मैंने गुड्स परचेज की, तो इससे क्या होगा, इससे आप दिमाग लगाओ, अगर आपने गुड्स खरीदे हैं 1 लाख रुपए के, तो आप बताओ क्या होगा। एक तो गुड्स आपके पास आ जाएंगे, जी सर आ जाएंगे, गुड्स मेरे पास आ जाएंगे तो बढ़ जाएंगे गुड्स, ठीक है जी, गुड्स मेरे पास आ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। मेरी पॉकेट से क्या चला जाएगा, आपकी पॉकेट से 1 लाख रुपए चले जाएंगे, तो आपकी पॉकेट से क्या कम हो जाएगा, आपकी पॉकेट से कैश कम हो जाएगा। तो आपने क्या कर दिया, कैश को कम कर दिया 1 लाख रुपए से, ठीक है ना। सो दोस्तों क्या क्या हुआ, तो देख रहे हो 2 इफेक्ट आ गए ना, एक तरफ गुड्स बढ़ गए और एक तरफ कैश कम हो गया, तो 2 इफेक्ट आ गए। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं, किसी भी ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, ठीक है ना। जैसे इस ट्रांजैक्शन के भी 2 इफेक्ट है, एक तरफ गुड्स बढ़ गया, एक तरफ कैश कम हो गया। तो जनरली यही होता है, जनरली बोल रहा हूं मैं, एक्सेप्शनल केसेस अलग होते हैं। जनरली क्या होता है, किसी भी ट्रांजैक्शन के दोस्तों 2 इफेक्ट होते हैं, तो वो डिपेंड करता है क्या इफेक्ट आ रहा है, बट होंगे 2 इफेक्ट। तो इसलिए उसको बोला जाता है डबल एंट्री सिस्टम। और इसमें क्या होता है, 2 इफेक्ट होते हैं, तो एक चीज डेबिट होती है और एक चीज क्रेडिट होती है। 2 इफेक्ट होंगे ना किसी भी ट्रांजैक्शन के, तो एक चीज डेबिट होगी और एक चीज क्रेडिट होगी। जैसे क्या पता गुड्स डेबिट हो, क्या पता कैश डेबिट हो। अगर गुड्स डेबिट हो रही है तो कैश क्रेडिट होंगी, अगर कैश डेबिट हो रहा है तो गुड्स क्रेडिट होंगी, ठीक है। ऑल्दो ये मैं अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, मैं आपको डेबिट क्रेडिट नहीं बता रहा क्या होता है। डेबिट क्रेडिट में आपको अभी आने वाले लेक्चर में होपफुली हम आज ही सीख लेंगे कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है और हमारी जर्नल एंट्रीज हम किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है ना। होपफुली हम उसको आज ही सीख लेंगे। सो अभी अब यही समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको बेसिकली टॉपिक क्या समझाना चाह रहा हूं, What I am trying to convey you is the double entry system। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है मेरे दोस्त, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। इतना समझो, अकाउंट्स में हमें इतना पता है, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। अब आगे देखेंगे कि सर डेबिट कैसे होगा या क्रेडिट कैसे होगा, एंट्री कैसे बनेगी, डेबिट कौन सी चीज कब डेबिट होगी, कौन सी चीज कब क्रेडिट होगी, हमें क्या पता सर, हम तो नया सब्जेक्ट है, हम तो पढ़ रहे हैं, ये तो आप बताओगे। हाँ मेरे भाई, मैं ही बताऊंगा कि कौन सी चीज डेबिट होगी और कौन सी चीज क्रेडिट होगी। बस सब्र रखो, थोड़ा सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है। नहीं सर हमें सब्र नहीं रखना, सर आप अभी बताओ। नहीं मेरे भाई, मैं आपको आराम से बताऊंगा। नहीं मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, बट धीरे धीरे बताऊंगा। तो जो मैं समझा रहा हूं आप अभी उसको, खाली उसको समझो कि मैंने क्या बोला। डबल एंट्री सिस्टम बोले तो किसी भी ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, अगर मैंने गुड्स खरीदे 1 लाख रुपए के, अगर मैंने इफ आई एम परचेजिंग अ गुड्स वर्थ रुपीज 1 लाख रुपीज, तो इसका क्या होगा, एक तो मेरे गुड्स बढ़ जाएंगे। अगर मैंने गुड्स खरीदे 1 लाख रुपए के, लेट्स से ये मेरे पास गुड्स आ गए, तो ये मेरे गुड्स क्या हो जाएंगे, ये गुड्स क्या हो गए, बढ़ गए, इंक्रीज हो गए। ऑलरेडी पड़ा होता उसमें गुड्स का माल और बढ़ गया, गुड्स आ गए, ठीक है। तो मेरे गुड्स बढ़ जाएंगे, बट मेरे दोस्त मेरा क्या कम हो जाएगा, मेरी जेब से कैश चला जाएगा, मेरे को कैश पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 1 लाख के गुड्स खरीदे हैं। तो मेरे गुड्स आ गए और कैश चला गया, गुड्स आ गए, कैश चला गया, गुड्स आ गए, कैश चला गया, ठीक है। सो 2 इफेक्ट हो गए किसी भी ट्रांजैक्शन के। तो मैंने बोला जनरली किसी भी ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। अब वो डिपेंड करेगा कि इफेक्ट क्या है। इफेक्ट बोले तो एक चीज कम होगी, एक चीज बढ़ेगी, एक चीज कम होगी, एक चीज बढ़ेगी। जरूरी नहीं है कि हमेशा गुड्स ही बढ़ेंगे, कैश ही कम होगा, वो डिपेंड करता है कि ट्रांजैक्शन कैसी है। तो इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि किसी भी ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होंगे। 2 इफेक्ट में एक चीज बढ़ती है, एक चीज कम होती है नॉर्मली जनरल केसेस में। तो ये था हमारा डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ, किसी भी ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। एक चीज डेबिट होगी तो एक चीज क्रेडिट होगी, एक चीज डबल एंट्री में एक चीज डेबिट होगी तो एक चीज क्रेडिट होगी, ठीक है ना। ठीक है सर।
इसको बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने समझाया उतना याद रखना बस, और कुछ नहीं। डबल एंट्री बोले तो किसी भी ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। एक डबल एंट्री सिस्टम की है, एक देखते हैं सिंगल एंट्री। कुछ भी नहीं है सिंगल एंट्री सिस्टम में। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है दोस्त? सर सिंगल एंट्री सिस्टम में होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है सर? सिंगल एंट्री सिस्टम में जैसे डबल एंट्री में क्या होता है, किसी भी ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, ठीक है। बट सिंगल एंट्री में क्या होता है, खाली एक ही एस्पेक्ट है, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। इसको हम इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों सिंगल एंट्री सिस्टम बोले तो इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं इसको हम, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो दो जगह नहीं जाता, इसका इफेक्ट खाली एक ही जगह आता है, ठीक है ना। जैसे मैंने डबल एंट्री में क्या बताया, हमने डबल एंट्री में ये सीखा ना कि किसी भी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, दो इफेक्ट होंगे, या एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। यहाँ पे क्या सिंगल एंट्री सिस्टम, नाम से पता चल रहा है। नाम से क्या पता चल रहा है कि भाई एक ही जगह इफेक्ट आएगा, दो जगह इफेक्ट ही नहीं आएगा। जब दो जगह इफेक्ट ही नहीं आएगा तो इसको क्या बोलेंगे? सिंगल एंट्री सिस्टम। एक जगह इफेक्ट आएगा, दो जगह इफेक्ट नहीं आएगा तो इसको क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम। इसको इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है? ऑल ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन डबल एंट्री सिस्टम बेसिस। इसमें क्या होता है? ऑल ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन डबल एंट्री बेसिस। ऑल transactions are not recorded on double entry basis। वो कहता है जी सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है, ऑल ट्रांजेक्शन जो है आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन डबल एंट्री बेसिस। डबल एंट्री बेसिस पे सारी की सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होती इसमें, क्योंकि ये सिंगल एंट्री सिस्टम है। इसका मतलब ही क्या है कि एक जगह इसका इफेक्ट आएगा, इसका इफेक्ट दो जगह नहीं आएगा। अगर वो दो जगह इफेक्ट आ गया तो वो क्या बन जाएगा? वो डबल एंट्री सिस्टम बन जाएगा। तो फिर सिंगल और डबल में डिफरेंस क्या रह गया? ठीक है ना। तो सिंगल का मतलब क्या है कि दोनों जगह इफेक्ट नहीं आ रहा, खाली एक जगह इफेक्ट आ रहा है। और डबल का मतलब क्या है कि कहां पे इफेक्ट आ रहा है? दोनों जगह इफेक्ट आ रहा है, एक डेबिट में भी और एक क्रेडिट में भी। ठीक है जी, ठीक है सर। सो सिंगल एंट्री में अभी इतना समझना, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, उसको भी देखेंगे हम आगे जाके। इसके ऊपर हमारा पूरा चैप्टर मिलेगा, इसको हम आगे जाके देखेंगे। सो अभी आपको ओवरव्यू लेना है, क्या लेना है कि सिंगल एंट्री में क्या होता है कि दोनों जगह इफेक्ट नहीं जाता, खाली एक ही जगह इसका इफेक्ट जाता है। ठीक है, सारी की सारी ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन डबल एंट्री बेसिस पे नहीं जाती, इसलिए इसको इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। और बताओ, बढ़िया सब? जी सर बढ़िया, मजे में। क्या चल रहा है लाइफ में? क्या चल रहा है लाइफ में? सर पूछो मत क्या चल रहा है। ठीक है भाई, नहीं पूछते। चैप्टर नंबर 2 देखते हैं साथ में अब। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स।
बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है। काफी सारी, मतलब काफी सारी तो नहीं मैं बोल सकता, कुछ हमने कर ली हैं फर्स्ट लेक्चर में, फटाफट एक बारी गो थ्रू कर लेते हैं उसको। चलो जब आएंगे तब के तब देख लेंगे। जो मेन है हमें वही देखनी है फिलहाल के लिए, ताकि हम अगर प्रैक्टिकल स्टार्ट करें, क्योंकि आई थिंक अब हमें प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देना चाहिए, तो थोड़े बोर हो रहे होंगे हम लोग, आई नो। सो देखते हैं। एक मैंने आपको क्या बताया हुआ, आपको मैंने एसेट का मतलब बता दिया था। कोई भी ऐसी चीज जिससे मुझे भविष्य में फायदा हो, मेरा एसेट है। कोई भी ऐसी चीज जिससे मुझे भविष्य में फायदा हो, वो मेरा क्या है, वो मेरा एसेट है। ठीक है जी, ओके सर। कोई भी ऐसी चीज जो मेरे को भविष्य में पे करनी है, कोई भी ऐसी चीज जो मेरे को भविष्य में पे करनी है, उसको क्या बोलेंगे, लायबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो मेरे को भविष्य में पे करनी है, उसको क्या बोलेंगे, लायबिलिटी। कोई भी ऐसी चीज जिससे मेरे को भविष्य में फायदा मिले, उसको क्या बोलेंगे, एसेट। कोई भी ऐसा रिसोर्स जिससे मेरे को फ्यूचर में फायदा मिले, मेरा एसेट हो गया। कोई भी ऐसी चीज जो मेरे को भविष्य में पे करनी है, मेरे लिए क्या होगी, वो लायबिलिटी होगी। ठीक है दोस्त। सो एसेट क्या है, एसेट्स आर दी फ्यूचर इकोनॉमिक, एसेट्स आर दी फ्यूचर इकोनॉमिक, फ्यूचर में होने वाले बेनिफिट्स, भविष्य में होने वाले फायदे, कॉमा द राइट्स, जो राइट्स मिलेंगे मेरे को भविष्य में उसको यूज करने के लिए। मैंने खरीदा तो मैं यूज कर सकता हूँ, ये राइट है। विच आर ओन्ड, ओन्ड मतलब मैंने खरीदे हुए हैं, या फिर कंट्रोल्ड, या मेरे कंट्रोल में, या फिर मेरे कंट्रोल में, किसके, बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। ठीक है। सो कोई भी ऐसा रिसोर्स जिससे मेरे को भविष्य में फायदा मिले, मेरा एसेट होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है यहाँ पे। अगर आपको हिंदी में भी समझ आ गया तो बहुत बढ़िया है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको जैसे रीड कर लो, जैसे जैसे मैं रीड करवा रहा हूँ वैसे वैसे बस इसको समझ लो, गो थ्रू कर लो। तो कह रहा है एसेट्स आर दी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, एसेट्स आर दी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, भविष्य में होने वाले फायदे, ये राइट, आपको भविष्य में होने वाले राइट मिले, भविष्य में जो आपको राइट मिलेंगे वो। विच आर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, विच आर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन बोले तो जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन ने खरीदे हुए हैं। ओन्ड बोले तो खरीदे हुए, और कंट्रोल बोले तो जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में है, या फिर किसी इंडिविजुअल के कंट्रोल में, या इंडिविजुअल ने खरीदे हुए हैं। ठीक है। सो एसेट्स हमारे क्या होते हैं, भविष्य में होने वाले फायदे किसी भी रिसोर्स से जो मैंने खरीदे हैं, या फिर जो मेरे कंट्रोल में है, दैट्स इट। ठीक है जी, ठीक है सर। लायबिलिटी में मैं क्या बोलना चाहूंगा, लायबिलिटी मीन्स अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस, जो अमाउंट बिजनेस ने पे करना है वो आपकी लायबिलिटी है। ठीक है। हिंदी में हमने कैसे समझा था, हिंदी में हमने समझा था कि कोई भी ऐसी चीज जो मेरे को भविष्य में पे करनी है, अगर मेरे को भविष्य में कोई पैसा देना है किसी चीज के ऊपर, तो वो मेरी क्या है, लायबिलिटी है। तो क्या वो मेरी लायबिलिटी है। अगर मेरे को भविष्य में पैसा देना है, अगर मेरे को भविष्य में पैसा देना है तो वो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है। अगर मेरे को भविष्य में किसी चीज से फायदा मिलेगा तो मेरे लिए एसेट। भविष्य में अगर मेरे को किसी को पैसा देना है या किसी को कोई भी चीज देनी है तो वो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है। क्योंकि आज के लिए वो क्या है, भविष्य के लिए तो लायबिलिटी माने जाएगा। आज मैं क्या बोलूंगा उसको, हिंदी में बोलूँ तो सर वो मेरे लिए क्या उधारी है, क्योंकि मेरे को फ्यूचर में उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर मैंने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए हैं
तो मेरे को पता है मेरे को भविष्य में उसको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, तो मेरे लिए क्या है वो उधारी है, मेरे लिए क्या है वो ऑब्लिगेशन है, लाइबिलिटी है, सर पे चढ़ के बैठी हुई है, यार इससे 1 लाख रुपए लिया या इससे 10,000 रुपये लिया, इसको देने हैं 2 महीने बाद, तो आपको टेंशन होने लग जाएगी, आपको आज से ही टेंशन होने लग जाएगी। जब आपने पैसा लिया तो आप क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा जोड़ना शुरू कर दोगे, या जो भी आप करोगे, आपको लगता है कि 2 महीने बाद आपको वहीं से पेमेंट आ जाएगी, तो आप डायरेक्टली उसको पे कर दोगे उस पेमेंट में से। तो आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब उसको पेमेंट का तरीका आप कुछ भी कर सकते हो, उससे डजंट मैटर। हमारे लिए मेन क्या हमें सीखना है कि लायबिलिटी क्या होती है मेरे दोस्त। लायबिलिटी होती है उधारी, अगर मैं आम भाषा में बोलूं, लायबिलिटी क्या होती है उधारी, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपको भविष्य में पे करनी है, कोई भी ऐसी चीज जो आपको भविष्य में पे करनी है, जैसे कोई भी ऐसा अमाउंट जो आपको फ्यूचर में पे करना है, कोई भी ऐसा अमाउंट जो आपको फ्यूचर में पे करना है, वो आपके लिए क्या है मेरे दोस्त, लायबिलिटी है, ठीक है जी सर, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, कोई भी ऐसा अमाउंट जो मेरे को भविष्य में पे करना है, कोई भी ऐसा अमाउंट जो मेरे को भविष्य में फ्यूचर में पे करना है, मेरे लिए क्या है वो लायबिलिटी, ठीक है सर। ऑल दो हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। एक दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये क्या होता है कैपिटल, जरूरी चीज है। कैपिटल हम कर चुके हैं, जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया बिजनेस में मालिक ने, उसको कैपिटल बोला जाता है। मालिक ने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में, उसको क्या बोला जाता है, उसको कैपिटल के नाम से दिया जाता है। तो कैपिटल इज द अमाउंट, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस, ठीक है जी। कैपिटल क्या है, वो अमाउंट जो मालिक ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, वो पैसा जो मालिक ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसको कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। वो अमाउंट, वो पैसा जो मालिक ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसको बोलेंगे हम लोग कैपिटल। ऑल्दो जरूरी नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो बाद में भी अगर कुछ लेके आता है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाना और पैसा चाहिए तो बाद में और पैसा लगाएगा, उसको भी कैपिटल में ही लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। सो नॉर्मल क्या है, क्या समझना हमें इसमें कि वो अमाउंट जो मालिक ने बिजनेस में लगाया है उसको कैपिटल बोलते हैं, ठीक है सर। ड्राइंग्स भी दोस्तों हम डिस्कस कर चुके थे। मालिक ने जो अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ किया बिजनेस के लिए, मालिक ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई पैसा विड्रॉ किया तो उसको बोलेंगे हम ड्राइंग्स। तो इसमें कंडीशन क्या है, हमारी पर्सनल यूज के लिए निकलना चाहिए पैसा बिजनेस से। ड्राइंग्स तभी माना जाता है जब वो पर्सनल यूज के लिए निकल रहा है, ठीक है ना। मालिक ने बिजनेस से पैसा निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए, मेक श्योर कि पर्सनल यूज होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ड्राइंग्स बोलेंगे, ठीक है जी, ठीक है सर। सो इट इज द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। It is the amount withdrawn or goods taken. It is the amount withdrawn. It is the amount withdrawn or goods taken by the proprietor, मालिक आदमी, for what purpose? For मेरे दोस्त personal use, ठीक है जी। So it is the amount withdrawn or goods taken by the proprietor for personal use, ठीक है, ठीक है सर। जो मेन है जो हमारे काम की होंगी पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, लाइबिलिटीज में ना 2 चीजें और आती हैं। लाइबिलिटीज में शायद मैंने डिस्कस किया था, एक क्या क्या आता है, एक होती है नॉन करेंट लाइबिलिटी, हाँ अब ठीक है, एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी और एक होती है करंट लायबिलिटी, ठीक है जी। एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी और एक होती है करंट लायबिलिटी। जो उधारी 1 साल से ज्यादा की है वो नॉन करंट है, और जो उधारी विद इन 1 ईयर आपको पे करनी है वो करंट है, सिंपल।
जो उधारी आपको विद इन 1 ईयर पे करनी है वो क्या है, आपकी करंट लायबिलिटी है। और वो उधारी जो आपको 1 साल से ज्यादा के समय में पे करनी है वो आपकी क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, वो उधारी जो आपको विद इन द ईयर पे करनी है, विद इन द ईयर पे करनी है वो आपकी क्या है, करंट लायबिलिटी। बट वो लायबिलिटी जो आपको मोर देन 1 ईयर में पे करनी है वो आपकी क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, जैसे इसमें मैं बोल सकता हूँ लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। और इसका एग्जांपल क्या बन सकता है, क्रेडिटर्स हो गए आपके, बिल्स पेबल हो गए। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए। शॉर्ट टर्म लोन्स जो होते हैं जनरली वो विद इन 1 ईयर एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इसमें जो अमाउंट पेबल है आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर होता है, 1 साल से ज्यादा के लिए होता है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर लिखो, आफ्टर अ पीरियड ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं नॉन करंट लायबिलिटी क्या है, अमाउंट पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। ठीक है, करंट लायबिलिटी अमाउंट पेबल within the 12 months, अमाउंट पेबल विद इन दी 12 मंथ्स। सो दोस्तों नॉन करंट लायबिलिटी क्या है, अमाउंट पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर, मोर देन 1 ईयर। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी बोले तो अमाउंट पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। 1 साल से ज्यादा समय के लिए अगर अमाउंट पेबल है, उधारी है, 1 साल से ऊपर की अगर उधारी है, अगर आपको पैसा देना है 1 साल से ज्यादा के समय में, तो वो आपके लिए नॉन करंट लायबिलिटी है। बट अगर आपको पैसा विद इन अ ईयर ही पे करना है, अगर आपको पैसा विद इन अ ईयर ही पे करना है, 12 महीने के अंतर्गत ही आपको पे करना है पैसा, तो वो क्या है हमारे लिए, करंट लायबिलिटी है वो। ठीक है जी, ओके सर। एसेट्स में भी 2 ही चीजें आती हैं, एक क्या है, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में क्या है, जो मैं एसेट्स हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, एसेट्स हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, वो आपके क्या है, नॉन करंट एसेट्स। एसेट्स जो मैंने लिए हुए एसेट्स लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मेरे क्या है, नॉन करंट एसेट। लॉन्ग टर्म बोले तो 10 साल 15 साल, मतलब 1 साल, जनरली 1 साल से ज्यादा समय के लिए जो लिया होता है उसको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू बोला जाता है। ठीक है, ऑल तो बुक में बात नहीं लिखी होती, बट प्रैक्टिकली इसी प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है कि अगर 1 साल से ज्यादा समय के लिए आपके पास कोई एसेट है तो वो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपने रखा हुआ है। ठीक है, पर्पस इज नॉट टू रीसेल, हमें रीसेल नहीं करना, हमारा पर्पस रीसेल करने का नहीं है, हमारा पर्पस क्या है, बिजनेस में यूज करना।
पर्पज इज नॉट टू रीसेल, मेरे को रीसेल नहीं करना, खरीद के बेचना नहीं है। तो एसेट खरीदने का मेरा पर्पज ये नहीं होता कि मेरे को दोबारा बेचना है, तो फिर किस बात का हुआ। तो एसेट खरीदने का ये कभी भी पर्पज नहीं होता कि आपको रीसेल करना है। एसेट खरीदने का पर्पज होता है कि आपको बिजनेस में इसको यूज करना है, बिजनेस में इसको अप्लाई करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपनी जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसको इंक्रीज करना है, ठीक है ना। सो एसेट का कभी मतलब नहीं होता रीसेल करना। अगर आप इसको रीसेल वगैरह कर रहे हो तो आपका गुड्स बन सकता है। अगर आपको रीसेल ही करना है, खरीद के बेचना, तो आप ये काम कर लो। तो ये काम कर लोगे तब आपके लिए गुड्स बन जाएगा, तो आपके लिए एसेट नहीं रहेगा, ठीक है ना। गुड्स क्या होते हैं, जो मैं डेली बेसिस पे खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, जो मेरा डे टू डे ऑपरेशन है। एसेट्स क्या है, जो मैं एक ही बार खरीदता हूँ और सालों तक उसको चलाता हूँ, वो मेरा एसेट है। गुड्स क्या है, जो मेरा धंधा है, जो मेरा बिजनेस है, जो मेरे को काम करना है, वो मेरे लिए गुड्स है। जैसे अगर मैं ये पेन बना के बेच रहा हूँ, अगर मैं पेन बना के बेचता हूँ तो मेरा पेन खरीदना बेचना मेरा काम है, ठीक है ना। तो ये मेरे लिए क्या है, गुड्स है। ये मेरे लिए क्या है, गुड्स है। ये मेरे लिए एसेट नहीं है। तो मेरे लिए एसेट क्या बनेगा, मेरे लिए एसेट बनेगा कि वो मशीनरी जिसके अंदर ये पेन बन रहा है। मेरे लिए एसेट क्या बनेगा, वो मशीनरी जिसके अंदर ये कैप बन रहा है, वो मशीनरी जिसके अंदर ये रिफिल बन रही है, वो मशीनरी जिसके अंदर ये बॉडी बन रही है। तो वो मशीनरी मेरे लिए एसेट है। बट मेरे लिए गुड्स क्या है, ये मेरी गुड्स है जिसको मैं खरीद बेच रहा हूँ, जिसको मैं डेली बेसिस पे खरीदता बेचता हूँ, वो मेरे लिए क्या है मेरे दोस्त, मेरे लिए वो गुड्स होती हैं। बट जिसको मैं डेली बेसिस पे खरीदता बेचता नहीं हूँ, बट मेरे प्रोडक्शन में यूज आने वाली चीज है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग में वो चीज यूज होती है और मैं उसको एक ही बार खरीदता हूँ, वो सालों तक वही चलती है, तो वो क्या है मेरे लिए एसेट। मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे मेरा ये पेन बनाने का काम है, खरीद बेच रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या है, ये गुड्स है। बट ये पेन जिस मशीन में से निकला, ये कैप जिस मशीन में से निकला, ये बॉडी जिस मशीन में से निकली, ये रिफिल जिस मशीन में से निकली, वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, वो मेरा क्या होगा, एसेट होगा। वो मशीन मेरे लिए क्या होगा, एसेट होगी, ठीक है ना। क्योंकि उसको मैंने एक ही बार खरीदा है, उसको मैं सालों तक चलाऊंगा। ऐसा थोड़ी है कि मैं उसको भी खरीद बेच रहा हूँ। नहीं सर, मैं खरीद बेच रहा हूँ तो खाली इस पेन को मैंने बनाया बेचा, तो ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए गुड्स है। बट जिस मशीन से ये कैप निकला, जिस मशीन से पेन निकला, वो मशीन मेरे लिए क्या है, वो एसेट है। ठीक है जी, ठीक है सर। इसके एग्जांपल्स नॉन करंट एसेट्स के, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म, आपने किसी को लोन्स एंड एडवांसेस दिए, आपने किसी को लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं, तो वो भी आपके लिए एसेट है, क्योंकि आपने भविष्य में उससे पैसा लोगे अपना वापस। छोड़ दोगे क्या? नहीं सर, छोड़ेंगे क्यों? तो आप भविष्य में उससे पैसा वापस लोगे, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा, आपका एसेट है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये भी आगे एग्जाम्पल दिए मैंने थोड़े थोड़े, एक दो। एक हमने सीखा था टेंजिबल एसेट, ये भी मैंने बताया था। एक था इनटेंजिबल एसेट और एक था इनटेंजिबल एसेट। एक था टेंजिबल एसेट और एक था इनटेंजिबल एसेट। नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट भी आते हैं, याद रखना। नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट भी आते हैं, सो फिक्स एसेट भी हम ऊपर लिख सकते हैं। नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट भी आते हैं। फिक्स एसेट के दोनों पार्ट दिए हैं आपकी बुक में, तो हम लोग इसको पार्ट वाइज ही लेके चलेंगे, ठीक है। नॉन करंट एसेट में हमारे फिक्स एसेट्स भी आते हैं। फिक्स एसेट्स के हमें दो पार्ट दिए हुए हैं, एक टेंजिबल एसेट है ए, और बी क्या दिया हुआ है हमें, इनटेंजिबल एसेट दिया हुआ है, ठीक है। फिक्स एसेट भी सेम वही बात है कि जिसको मैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से रखता हूँ, जिसको मेरे को बेचना नहीं है। फिक्स एसेट का मतलब भी क्या होता है, जो मेरे रीसेल पर्पज के लिए नहीं है, बट मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के पर्पज के लिए। मेरी मशीनरी पड़ी होगी तो मतलब ज्यादा माल बनाऊंगा ना। मशीनरी जितना माल ले सकती है मैक्सिमम का मैक्सिमम सारा बना दूंगा। अगर मशीन कहती है कि मैं 10,000 यूनिट बना सकती हूँ, ठीक है, और अभी मैं प्रेजेंटली 7,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मतलब मशीन अभी 3,000 यूनिट्स और बना सकती है। तो मैं 3,000 यूनिट्स बनाने के लिए मैं अब बाहर भटकूंगा, मार्केटिंग वाले को बोलूंगा भाई जाओ 3,000 यूनिट्स के लिए मशीनरी स्पेयर पड़ी है, आप जाके ऑर्डर लेके आओ मार्केट से। तो जो मार्केटिंग वाला बंदा होगा वो ऑर्डर लेके आएगा मार्केटिंग से, बाहर आउटसाइड मार्केट से वो ऑर्डर लेके आएगा। तो जिससे क्या होगा, जो हमारी जो स्पेयर कैपेसिटी पड़ी है 33,000 यूनिट्स की, जो मेरी स्पेयर कैपेसिटी है, क्योंकि मशीन तो खाली 7,000 यूनिट्स यूज हो रही है,
तो जो मेरी 3000 यूनिट्स की जो स्पेयर कैपेसिटी है उसको भी मैं यूटिलाइज कर लूंगा, उसको भी फिर मैं क्या कर लूंगा, उसको भी मैं यूटिलाइज कर लूंगा, तो वो भी मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगी। ठीक है ना। तो अर्निंग कैपेसिटी मेरी बढ़ाती है ये। तो फिक्स एसेट में वही बताएगा कि भैया इसको रीसेल के लिए नहीं रखते हम, बल्कि इसको हम अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए रखते हैं। अब कई बार क्या होता है, हम कुछ खर्चा करते हैं मशीन में जिससे इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। कुछ खर्चा करने से मशीन जो है अभी 10,000 यूनिट्स बना रही है एट प्रेजेंट, बट अगर मैं कुछ खर्चा कर दूंगा इसके ऊपर, जैसे 3 लाख 4 लाख अगर मैं खर्चा कर देता हूँ, 20 लाख की मशीन है, उस पर अगर मैं 3 लाख रुपए का खर्चा करता हूँ, तो वो 10,000 की जगह मेरे को 13,000 बना के देगी। अगर मेरे को 10,000 यूनिट्स की जगह वो मेरे को 13,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करके देगी। तो इससे क्या हो गया मेरे दोस्त, इससे ये हो गया कि मेरी कैपेसिटी बढ़ गई। तो ये जो मैंने 3 लाख रुपए का खर्चा किया मशीन बनाने में, ये जो मैंने मशीन बनाने में 3 लाख रुपए का खर्चा किया है, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं कैपिटलाइज कर दूंगा। इसको मैं क्या करूंगा, इसको कैपिटलाइज कर दूंगा। कैपिटलाइज बोले तो मशीन की कॉस्ट में उस 3,000 की कॉस्ट को मैं जोड़ दूंगा, उस 3 लाख रुपए को मैं मशीन की 20 लाख की कॉस्ट में ऐड कर दूंगा। ठीक है। ऑल्दो अब ओवरव्यू लेना, टेक्निकल चीजें आगे जाके देखेंगे, अच्छे से क्लियर होंगी। और तो इतना ही समझाया मैंने, जैसे कि अगर मेरी मशीन है, अगर मेरी कोई मशीन है 20 लाख की, कुछ मैंने खर्चा कर दिया 3 लाख रुपए का, इससे उसकी जो कैपेसिटी है एट प्रेजेंट वो 10,000 यूनिट्स बना रही है। ठीक है। कुछ खर्चा करने से उसके जो यूनिट्स हैं वो 13,000 बढ़ जाएंगे, 3 लाख रुपए एक्सपेंस करने से। तो ये जो 3 लाख रुपए क्या हो जाएगा, इसकी कॉस्ट में बढ़ जाएगा। और यहाँ पे टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी, इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी इसकी 23 लाख रुपए, 23 lakhs। ठीक है ना। क्योंकि इसने क्या कर दिया, इसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा दी ना, इसकी कमाने की जो क्षमता है वो बढ़ा दी इसने इसकी जो कमाने की क्षमता, भैया पहले 10,000 यूनिट बेच के कमा सकते थे, अब हम 13,000 यूनिट्स बेच के कमाते हैं। तो इसने जो है वो बढ़ाने की जो क्षमता है इसकी वो बढ़ा दी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि भाई ज्यादा बनाएगा ज्यादा बिकेगा, ज्यादा बिकेगा तो ज्यादा कमाएंगे। सिंपल सा तो लॉजिक है। पहले 10,000 बना रहे थे, 10,000 बेच रहे थे, 10,000 के हिसाब से कमा रहे थे। अब ज्यादा बनाएगा, 3,000 ज्यादा बनाएगा, 3,000 ज्यादा बेचेगा, और 3,000 ज्यादा बेचेगा तो 3,000 से ज्यादा फायदा होगा। तो इससे क्या होगा, इसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, अब कमाने की जो क्षमता है वो बढ़ गई। भाई अब मार्केटिंग वाले पे डिपेंड करता है जी, हमने तो इसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा दी, अब मार्केटिंग वाला क्या करेगा, वो 3,000 के लिए और कस्टमर लेके आएगा, 3,000 यूनिट्स, क्योंकि अब मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी हुई है, तो अब वो ज्यादा कस्टमर लेके आएगा, सो दैट मैं अपने पूरे के पूरे 13,000 यूनिट्स को सेल कर सकूं मार्केट में। जी सर, मैं अपने 13,000 यूनिट्स को पूरे के पूरे बेच सकूं। जी सर। सो अब मार्केटिंग वाले का काम है। सो क्या बोलूंगा मैं, ये मशीन जो है मेरे को कैसे करना है, ये रीसेल पर्पज के लिए नहीं है मेरे पास, बट ये मेरे पास किस लिए है, ये मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मैंने इसको रखा हुआ। ठीक है ना। ये मेरे पास रीसेल पर्पज के लिए नहीं है, ये मेरे पास अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए है। सो इसको फिक्स्ड एसेट बोला जाता है। फिक्स्ड एसेट के बारे में आपको ये लिखा हुआ है कि द पर्पज इज नॉट टू रीसेल दी मशीन बट टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ दी मशीन। एसेट बोल सकते हैं हम इसको। held for not to resell but to increase the अर्निंग कैपेसिटी। ठीक है जी, ठीक है सर। हमने इसको रीसेल के लिए नहीं रखा हुआ, बट हमने इसको अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए रखा हुआ। एग्जांपल देखा हमने, अर्निंग कैपेसिटी भाई मैंने बोला यूनिट्स इतने से इतने, इतना खर्चा करने से इतने यूनिट्स और बढ़ जाएंगे। तो इससे क्या हो गया, अब मैं ज्यादा बेचूंगा तो ज्यादा कमाऊंगा, तो अर्निंग कैपेसिटी मेरी धीरे धीरे बढ़ रही है इससे। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, इसको हमने रीसेल के लिए नहीं रखा हुआ, बल्कि अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए रखा हुआ है। तो अर्निंग कैपेसिटी कैसे बढ़ती है, मैंने आपको बताया कि पहले हम इतने बना रहे थे, अगर हमें अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ानी है तो हमें थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। तो अब इसकी कैपेसिटी जो है बढ़ गई, पहले 10,000 यूनिट्स बना के दे रहा था मशीन, अब हमें मशीन जो है 13,000 यूनिट्स बना के देगी। तो 3,000 यूनिट से मशीन अब ज्यादा बना के देगी, तो ज्यादा बना के देगी तो ज्यादा बेचेंगे, ज्यादा बेचेंगे तो ज्यादा कमाएंगे, ज्यादा बना के देगी तो ज्यादा बेचेंगे, ज्यादा बेचेंगे तो ज्यादा कमाएंगे, तो ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा प्रॉफिट है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए रखे हैं। ठीक है। टेंजिबल एसेट क्या है मेरे दोस्त, मैंने आपको पहले भी बताया था। टेंजिबल एसेट क्या होता है, जिसको मैं छू सकता हूँ, देख सकता हूँ और छू सकता हूँ, मेरा टेंजिबल एसेट है। और इनटेंजिबल क्या होता है, जिसको मैं देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, वो मेरा इंटेंजिबल एसेट होता है।
ठीक है जी, मतलब जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो टेंजिबल है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है वो इनटेंजिबल एसेट होता है। ठीक है, एसेट्स विच हैव फिजिकल एसेट्स विच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसको मैं छू सकता हूं, जिसको मैं देख सकता हूं। यहाँ पे एसेट्स विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है जी, जैसे कि एग्जाम्पल पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, जिसको मैं छू सकता हूँ, देख सकता हूँ, जैसे कि लैंड, फर्नीचर। ठीक है जी, लैंड, फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा। यहाँ पे भी लिख लो एक्सेट्रा। ठीक है, पढ़े आगे। अगर मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट कर सकता हूँ, बट मैं चाह नहीं रहा, क्योंकि प्रैक्टिकल में सारी की सारी चीज़ें यूज होंगी, और जब तक मेरे को पता नहीं होगा इन सबका मतलब क्या है, इन सारी टर्म्स के क्या मतलब है, तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने का। नहीं आएगा ना, मुझे पता नहीं आएगा। आप लोगों के दिमाग में डाउट आता रहेगा कि यार ये इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो यही चाह रहा था कि पहले मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ, सो दैट जब हम बाद में करें तो हमें इंटरेस्ट है प्रैक्टिकल करने में। ठीक है ना, तो ये सारी जो टर्म्स हैं सब्जेक्ट ने है। ठीक है, जितनी भी सारी टर्म्स हैं, नई टर्म्स हैं, इन सबको हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या मतलब है, क्या क्या नहीं। तो फेमिलियर करवा रहा हूँ अभी मैं आपको सब्जेक्ट से थोड़ा दोस्ती करवाना सब्जेक्ट से आपकी। करंट एसेट क्या है मेरे दोस्त? करंट एसेट वो एसेट होता है जो आपको एक साल के अंदर अंदर बेनिफिट दे जाए, दैट इज योर करंट एसेट। करंट एसेट वो एसेट होता है जो हमें विद इन अ ईयर बेनिफिट प्रोवाइड कर दे, उसको मैं करंट एसेट बोलूंगा। ठीक है ना, उसको मैं करंट एसेट बोलूंगा। जो मेरे को विद इन अ ईयर शॉर्ट टर्म पीरियड में जो मेरे को बेनिफिट प्रोवाइड कर दे, उसको मैं बोलूंगा करंट एसेट। ठीक है जी सर। दीज आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड, these are those assets which are held by the business with the purpose of converting into cash, with the purpose of converting into cash विद इन अ शॉर्ट पीरियड। बस इतना ही समझ लो, दैट इज 1 ईयर। हिंदी में लिख रहा हूं, वो एसेट जिसका बेनिफिट मुझे विद इन अ ईयर मिल जाए। क्या बोला मैंने? वो एसेट जिसका बेनिफिट मुझे विद इन अ ईयर मिल जाए, वो मेरे लिए करंट एसेट है। ठीक है दोस्तों, वो एसेट जिसका बेनिफिट मुझे विद इन अ ईयर मिल जाए, वो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए करंट एसेट है। वो एसेट जिसका फायदा मुझे विद इन अ ईयर ही मिल जाए, उसको मैं क्या बोलूंगा? करंट एसेट है। अब इंग्लिश में क्या कह रहा है? इंग्लिश में भी यही कह रहा है, दीज आर दोज एसेट्स
विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस, जो बिजनेस के पास है, विद द पर्पज ऑफ कन्वर्टिंग इनटू कैश, उसको कैश में कन्वर्ट करना है, मतलब उसका बेनिफिट उठाना है, विद इन अ शॉर्ट पीरियड, मतलब वो एसेट जिसको मैं कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं विद इन अ ईयर, वो मेरे लिए क्या है, शॉर्ट टर्म है। बेनिफिट उठाना मतलब मैंने यहां लिखा ना, वो एसेट जिसका बेनिफिट मुझे विद इन अ ईयर मिल जाए। बेनिफिट बोले तो कैश ही है यहाँ पे, बेनिफिट बोले तो कैश। कैसा बेनिफिट सर? कैश का बेनिफिट मेरे दोस्त, कैश का बेनिफिट, मतलब जिसको बेच के मेरे को कैश मिल जाए विद इन अ ईयर ही। तो वो ये कह रहा है कि वो एसेट जिसको बेच के मुझे कैश मिल जाए विद इन अ ईयर, वो मेरे लिए क्या है, करंट एसेट है। ठीक है, वो एसेट बिजनेस में जिसको बेच के, जिसको कन्वर्ट करके, कन्वर्ट करना इज ऑल अबाउट द सेल ना, सेलिंग। सो वो एसेट जिसको बेच के, जिसको कन्वर्ट करके, अगर मैं बुक की भाषा में बोलूं तो वो एसेट जिसको कन्वर्ट करके कैश में, वो एसेट जिसको कैश में कन्वर्ट करके मेरे को बेनिफिट मिल जाए विद इन अ ईयर, वो मेरे लिए क्या, करंट एसेट है। सिंपल। वो एसेट जो कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है विद इन अ ईयर, उसको बोलूंगा मैं करंट एसेट। वो एसेट जिसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर ही, उसको क्या बोलूंगा मैं, करंट एसेट। तो और मैंने क्या लिखा हुआ है, या तो ये लिख लो, या फिर जो मैंने लिखा वो भी आप लिख सकते हो कि वो एसेट, चलो दोनों लिख लो ना, वो एसेट जिसका बेनिफिट, किसका बेनिफिट, वो एसेट जिसका बेनिफिट बोले तो कैश का बेनिफिट मुझे विद इन अ ईयर मिल जाए, वो मेरे लिए करंट एसेट है। वो एसेट जिसका बेनिफिट मुझे विद इन अ ईयर मिल जाए, वो मेरे लिए क्या है, करंट एसेट है। अब बेनिफिट कौन सा बेनिफिट सर? कैश का बेनिफिट। कैश का बेनिफिट कैसा बेनिफिट कि भैया उस एसेट को मैं कन्वर्ट करा सकता हूं कैश में विद इन अ ईयर। ठीक है, उस एसेट को मैं कन्वर्ट करा सकता हूं कैश में विद इन अ ईयर, तो वो मेरे लिए क्या है, करंट एसेट है। ठीक है, वो एसेट जिसको मैं कैश में कन्वर्ट करा सकता हूं एक साल के अंदर अंदर, वो मेरे लिए क्या है, करंट एसेट है। ठीक है जी, सर बात समझ आती है। कोई भी एसेट जिसको मैं कैश में कन्वर्ट करा सकता हूं विद इन अ ईयर, मतलब एक साल के अंदर अंदर, वो मेरे लिए क्या है, करंट एसेट। गॉट इट सर। ठीक है जी दोस्तों, ठीक है सर, आपने ये भी बात तो लिखवाई है, वो एसेट जिसका बेनिफिट मुझे विद इन अ ईयर मिल जाए, वो मेरे लिए करंट एसेट है। मेरे दोस्त मैंने ये बात लिखवाई है तो ये ठीक लिखवाई है ना, वो एसेट जिसका बेनिफिट मुझे एक साल के अंदर अंदर मिल जाए, वो मेरे लिए क्या है, करंट एसेट है। तो बेनिफिट किस चीज का, कैश का बेनिफिट। कैश का बेनिफिट मेरे को कैसे मिलेगा, कैश का बेनिफिट मेरे को मिलेगा जब मैं एसेट को कन्वर्ट कर दूंगा कैश में। ठीक है, जब मैं एसेट को कैश में कन्वर्ट कर दूंगा तो वो वाला बेनिफिट की बात हो रही। सो यहाँ पे क्या बात आई कि वो एसेट जिसको मैं कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ और जिससे मेरे को बेनिफिट मिलेगा। सो मैंने यही बोला, वो एसेट जिसका बेनिफिट मुझे विद इन अ ईयर मिल जाए। बेनिफिट किस बात का जी सर, कैश का बेनिफिट। कैश का बेनिफिट कैसे मिलेगा कि मैं एसेट को कन्वर्ट कर सकता हूँ कैश में विद इन अ ईयर, एसेट को कन्वर्ट कर सकता हूं मैं कैश में विद इन अ ईयर, तो उसको मैं क्या बोलूंगा अपने लिए, करंट एसेट। ठीक है जी, ठीक है सर। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जगह है यहाँ पे, इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि बिल्स रिसीवेबल, ये क्या होती है सर, ये एक एसेट, करंट एसेट का होता है, इसको आगे हम चर्चा करेंगे। कैश हो गया, ये भी आपका करंट एसेट में ही आता है। ठीक है, आपका काम क्या है, स्टॉक, अगर आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, माल जो आपने खरीदा है, उसको आप, जो आपको माल खरीदा आपने, उसको आप कन्वर्ट करोगे फिनिश प्रोडक्ट में। अगर आपकी फैक्ट्री है तो कपड़ा खरीदा, कपड़े को शर्ट बनाओगे, शर्ट बना के बाहर बेचोगे। ठीक है, सो वो भी आपका क्या है, करंट एसेट ही माना जाएगा। स्टॉक का, स्टॉक भी मेरा क्या होगा, करंट एसेट ही होगा, एक्सेट्रा, और भी बड़े सारे इसके एग्जाम्पल है। स्टॉक बोले तो जो माल मैं खरीद बेच रहा हूँ, जो मेरा काम है, जो मेरा बिजनेस है, जिसको बेचने का मेरा बिजनेस है, वो मेरे लिए क्या है, स्टॉक है। ठीक है, जो मेरा काम है, जिससे मेरी रोजी रोटी चल रही है, वो मेरे लिए क्या है, स्टॉक है। जैसे मैंने बोला, मैंने शर्ट बनाने का मेरा काम है, तो मैं पहले कपड़ा लूंगा, रॉ मटेरियल, उसको मैं कन्वर्ट करूंगा कैश में, उसको कन्वर्ट करूंगा मैं शर्ट में, शर्ट को फिर मैं क्या करूंगा, मार्केट में जाके बेचूंगा। ठीक है, तो वो शर्ट जब तक मेरे पास पड़ी रहेगी, अब ऐसा तो नहीं है मैं उसको एक साल से ज्यादा समय के लिए रख सकता हूँ अपने पास। आप खुद सोचो, आपने शर्ट बना के रखी हुई है, तो आप इसको क्या एक साल से ज्यादा अपने पास रखोगे, या फिर जैसे जैसे लॉट बनता जाएगा वैसे वैसे आप इसको बेचते जाओगे।
सर हम तो बेचते जाएंगे, हम क्यों रखेंगे बना के, हमारी तो साइकिल इसी से चलेगी, हमारा तो काम ही है ये बेचने का। हमने माल खरीदा, शर्ट बनाई, आगे बेची, तो सर मैं 1 साल तक क्यों दबा के रखूंगा स्टॉक। मैं इस माल को, शर्ट के माल को, सपोज मैंने 1000 शर्ट्स बना दी, सपोज मैंने 1000 शर्ट्स बना दी, अब 1000 शर्ट्स मैं बेचूंगा या मैं इसको संभाल के रख लूंगा अपने पास? नहीं सर बेचूंगा। तो मेरे दोस्त मैं बेचूंगा ना इसको, तो मैं विद इन अ ईयर ही बेच दूंगा भाई। अगर मैंने 10 दिन में बना लिए तो मैक्स टू मैक्स मैं 20 दिन में इसको बेच दूंगा, ठीक है। तो जिसको मैं विद इन अ ईयर ही बेच दूंगा, तो जब मैं इसको विद इन अ ईयर ही बेच दूंगा तो ये मेरे लिए क्या माना जाएगा, ये मेरे लिए करंट एसेट माना जाएगा, ठीक है। ये मेरे लिए क्या माना जाएगा, स्टॉक मेरा करंट एसेट। भाई 1000 शर्ट्स हैं, 1000 शर्ट्स बन के यहाँ पे पड़ी हुई है। सपोज ये मेरा जो ये मेरा कमरा है, ये क्या है, गोडाउन है, यहाँ पे 1000 शर्ट्स बन के पड़ी हुई है, ठीक है। अब क्या मैं इसको 1 साल से ज्यादा समय रखूंगा अपने पास या मैं इसको बेच दूंगा, बताओ सर। बट ऑब्वियस बात है, मैं तो बेचूंगा ही, बेचूंगा ना, रखूंगा क्यों यार, रखने से क्या मेरे को फायदा मिलेगा सर, बेच के पैसा तो मिलेगा, फिर उससे आगे दोबारा माल लूंगा, फिर दोबारा बनाऊंगा, फिर दोबारा बेचूंगा, फिर पैसा आएगा, फिर दोबारा माल लूंगा, फिर दोबारा बनाऊंगा, फिर दोबारा बेचूंगा, फिर पैसा आएगा। तो सर ये तो साइकिल है ना मेरी, यही तो मेरा काम करने का, यही तो मेरे को काम करना है। तो मैं इसको रखूंगा क्यों 1 साल से ज्यादा समय के लिए, बल्कि मैं तो इसको बेचता चलूंगा। तो दोस्त जितना भी मैं बना रहा हूं उसको मैं ऑन एन एवरेज में विद इन अ ईयर बेच दूंगा, ठीक है ना। मेरा स्टॉक जो मेरे पास 1 साल से ज्यादा समय के लिए नहीं पड़ा होगा उसको मैं विद इन अ ईयर ही सोल्ड आउट कर दूंगा, विद इन अ ईयर ही मैं इसको बेच दूंगा, ठीक है ना। मैं इसको नहीं रखूंगा ज्यादा लंबे समय के लिए अपने पास, क्यों, क्योंकि सर मेरे पास लिक्विडिटी नहीं है ना, मेरे पास कैश की कमी हो जाएगी। भाई सारा पैसा तो मैंने बनाने में लगा दिया, अब जब तक पैसा आएगा नहीं तब तक मैं काम कैसे करूंगा, और पैसा कैसे आएगा, जब मैं बेचूंगा। तो मैं बेचूंगा तो जैसी बन जाएगा वैसी बेचने पे लगा दूंगा, ठीक है ना। तो बेचने पे लगा दूंगा तो वो बिक जाएगा, वो 1 साल से ज्यादा समय का, 1 साल से ज्यादा समय नहीं लेगा बिकने के लिए, ठीक है ना। तो वो विद इन अ ईयर ही मेरा बिक जाएगा, तो विद इन अ ईयर ही बिक जाएगा, तो स्टॉक भी, उसको क्या बोलेंगे हम, मेरा करंट एसेट है। तो स्टॉक बोले तो जो आपके पास माल खरीद के रखा हुआ है आपने, ठीक है, या फिर जो आपका माल बना हुआ है, जो आपके पास पड़ा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट का पार्ट होता है, क्योंकि ये विद इन अ ईयर ही हम इसको एग्जॉस्ट कर लेते हैं, विद इन अ ईयर हम इसको यूज कर लेते हैं। चाहे वो रॉ मटेरियल का स्टॉक हो आपके पास, स्टॉक बोले तो कि गोडाउन में कितना माल पड़ा हुआ अपने पास खरीदा हुआ, स्टॉक बोले तो आम भाषा में कि गोडाउन में कितना माल पड़ा हुआ है, चाहे वो पूरा प्रॉपर तैयार है बेचने के लिए मार्केट में, वो कितना पड़ा हुआ है। मैंने बोला 1000 शर्ट्स मेरे पास रेडी पड़ी हुई है बेचने के लिए, वो मेरे गोडाउन में पड़ी है, तो मेरे लिए स्टॉक क्या है, वो 1000 शर्ट्स है। या मैं बोलूं कि शर्ट बनाने के लिए मेरे को कपड़ा चाहिए, शर्ट बनाने के लिए मेरे को कपड़ा चाहिए, अब वो कपड़ा है, वो कपड़ा मैंने खरीद के रखा हुआ अपने पास, तो वो जो जितना भी कपड़ा मैंने खरीद के रखा हुआ है वो भी मेरे लिए क्या है, वो स्टॉक है, ठीक है। तो स्टॉक रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, स्टॉक फिनिश गुड्स का भी हो सकता है, और स्टॉक WIP का भी हो सकता है। WIP बोले तो वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है कि कपड़ा लिया, कपड़े से शर्ट बनानी है, तो शर्ट तो नहीं बनी अभी, बट अभी शर्ट में बटन लगने रह गए, सपोज शर्ट में कॉलर और बटन लगने रह गए, अभी शर्ट बाकी रेडी है, शर्ट में भी कॉलर और बटन लगने रह गए, तो उसको बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोलेंगे इसको हम, वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पे है कार्य प्रगति पे, अभी पूरा फिनिश प्रोडक्ट रेडी नहीं हुआ, पूरी शर्ट रेडी नहीं हुई, अभी केवल उसमें बटन लगने बाकी है और उसका कॉलर लगना बाकी है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, अभी ये वर्क इन प्रोग्रेस, अभी प्रोग्रेस में काम है, अभी पूरा काम नहीं हुआ है, ठीक है मेरे दोस्त। तो इसको WIP, तो जो मेरा स्टॉक है वो WIP का भी हो सकता है। तो स्टॉक मेरे 3 तरीके से भी हो सकते हैं, एक रॉ मटेरियल का स्टॉक भी हो सकता है, एक WIP का स्टॉक भी हो सकता है, और एक फिनिश गुड्स का स्टॉक भी हो सकता है, ठीक है। रॉ मटेरियल का स्टॉक भी हो सकता है, WIP माने तो वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब माल, शर्ट जो है पूरी रेडी नहीं है अभी, आधी रेडी है, पूरी रेडी नहीं है आधी रेडी है, तो वो वाला स्टॉक भी मेरे पास पड़ा हो सकता है, ठीक है जी, वो वाला स्टॉक पड़ा हुआ है। भाई जिसने कफ बनाने थे और जिसने शर्ट को सीना था पीछे से, उसने पूरी शर्ट आधी रेडी करके रख दी, अब बटन बनाने वाला कोई और है, कॉलर लगाने वाला कोई और है, तो वो अभी आ नहीं रहा, या जो भी मैटर है, उस वजह से जो आधी शर्ट है वो तो रेडी पड़ी हुई है, तो स्टॉक इसका भी हो सकता है, ठीक है ना। आधी शर्ट का स्टॉक भी हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक भी हो सकता है, और फिनिश गुड्स का स्टॉक भी हो सकता है। वो तो हम कर चुके कि शर्ट्स हमारे पास बन के पड़ी हुई है गोडाउन में, तो इसका स्टॉक भी हो सकता है हमारे पास। स्टॉक हमारा हो सकता है, स्टॉक को हम किस में लेते हैं, करंट एसेट में लेते हैं, क्योंकि ये विद इन अ ईयर हमें यूज करना होता है, विद इन अ ईयर मेरे को बेचना होता है। रॉ मटेरियल क्या है, तो मेरे को विद इन अ ईयर यूज करना है। WIP है तो बट ऑब्वियस की बात है कि अब शर्ट आधी बनी हुई है तो आधी बन के पड़ी थोड़ी रहेगी सालों तक, 1 दिन 2 दिन बाद कभी भी मेरे को बनाना तो पड़ेगा ही, तो मैं इसको 1 साल से ज्यादा समय के लिए नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरी जो
बिजनेस की साइकिल है, तो ये जो पैसा रोटेशन की जो साइकिल है, पैसा आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, वो रुक जाएगी, क्योंकि जब तक माल ही नहीं बनेगा पूरा तो आगे बिकेगा कैसे, और जब तक बिकेगा नहीं तब तक मेरे पास पैसा आएगा नहीं, तो जब तक पैसा आएगा नहीं तब तक मैं और माल बना नहीं सकता, क्योंकि मेरी साइकिल रुक जाएगी। तो इसको यही माना जाता है कि जो स्टॉक है आपका वो आपको विद इन अ ईयर यूज करके आपको बेचना है, आपको अपने स्टॉक को विद इन अ ईयर बेचना, अगर वो फिनिश प्रोडक्ट है। अगर वो रॉ मटेरियल या WIP है, WIP बोले तो वर्किंग प्रोग्रेस है, तो आपको विद इन अ ईयर यूज करना है उसको, उससे फिनिश प्रोडक्ट बनाना है, और फिनिश प्रोडक्ट बनाते ही आपको उसको क्या करना है, बेचना है। तो इसको हम ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं रखते, 1 साल से ज्यादा के लिए इसको हम नहीं रखते, इसको हम विद इन अ ईयर ही यूज करके बेचते रहते हैं, तो इसलिए इसको करंट एसेट का पार्ट माना जाता है। ठीक है, आई बात समझ, किसको हम विद इन अ ईयर ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम विद इन अ ईयर यूज करके बेचते रहते हैं। अगर फिनिश प्रोडक्ट रेडी है तो उसको बेच देंगे, अगर नहीं है, रॉ मटेरियल है या WIP आपके पास पड़ा, तो आप उसको क्या करोगे, विद इन अ ईयर ही यूज करोगे, और प्रोडक्ट बना के, फिनिश प्रोडक्ट बना के, शर्ट बना के आप उसको बेच दोगे मार्केट में। आप 1 साल से ज्यादा समय के लिए रुकोगे नहीं, ये तो आपका काम रोज का है, डेली बेसिस का काम है। डेली बेसिस का काम है तो मतलब क्या है, आपका विद इन अ ईयर का ही काम है ना। डेली जो है 1 साल के अंदर ही तो आता है, तो ये आपका काम क्या है, ये आपका डेली बेसिस का काम है, ये डेली बेसिस का काम है भैया, बनाना बेचना बनाना बेचना बनाना बेचना। तो ये काम तो 1 साल के अंदर अंदर ही होगा ना, ये काम 1 साल से ज्यादा समय तो लेगा नहीं। बट ऑब्वियसली बात है कि सर डेली बेसिस पे बना रहा हूँ, बेच रहा हूँ, बना रहा हूँ, बेच रहा हूँ, बना रहा हूँ, बेच रहा हूँ। तो मेरे दोस्त, ये काम क्या है मेरा, डेली बेसिस का। अगर ये काम मेरा डेली बेसिस का, तो ये विद इन अ ईयर है, 1 साल के अंदर अंदर ही है। और अगर 1 साल के अंदर अंदर है तो क्या है, मेरा करंट एसेट है। जी सर, ये मेरा करंट एसेट है। ठीक है ना, ये बन के पड़ा हुआ स्टॉक बिक जाएगा 1 साल के अंदर अंदर ही, या कच्चा माल पड़ा हुआ है, ये फटाफट से शर्ट बना देगा इस माल से। कच्चा माल पड़ा हुआ, रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, इस रॉ मटेरियल से मैं शर्ट बना के बेच दूंगा विद इन अ ईयर ही। मैं ज्यादा समय तक रोकूंगा ही नहीं, क्योंकि ज्यादा समय तक रोकूंगा तो मेरी क्या हो जाएगी, साइकिल रुक जाएगी, पैसों की साइकिल रुक जाएगी, तो मेरा बिजनेस मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बिजनेस चलाने के लिए जो भी मेरे पास कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, उसको मैं कन्वर्ट करता हूँ फिनिश गुड्स में, विद इन अ ईयर ही उसको मैं बेच देता हूँ। जो स्टॉक पड़ा हुआ पूरा का पूरा फिनिश गुड्स का, उसको मैं बेच देता हूँ। जो WIP है उसको भी कन्वर्ट करूंगा विद इन अ ईयर ही और बेच दूंगा। ठीक है जी, ठीक है सर। तो दोस्तों, अभी आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं। आप इसको रिवाइज करके रखना जो भी हमने किया है, और पिछली क्लासेस का भी आप रिवाइज करना। एंड क्लास वर्क जरूर रिवाइज किया करो साथ के साथ ही। ठीक है, बाकी का काम हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं मिलके। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड आफ्टरनून।